हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डीप और ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विषय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े और विशाल समुद्री जहाज की, जिसमें दुनिया भर की आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतरीन इंजन लगा हुआ है, लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है ना? एग्जैक्टली उसको दिशा देने वाला कोई स्टीयरिंग नहीं है। तो क्या वो जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद कभी नहीं, वो बस गोल गोल घूमता रहेगा। सही कहा। ठीक यही स्थिति एक विद्यालय की होती है जब वहाँ शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अभाव होता है। तो आज की इस डीप डाइव क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पर एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। पार्ट 1 का बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। हाँ, पर देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्यों की एक लंबी सूची को पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर परीक्षा की तैयारी करते समय ना स्टूडेंट्स तथ्यों को रटने पर जोर देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इस विश्लेषण के माध्यम से हर एक कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना है, ताकि जब किसी तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे समझ में आ जाए, तो परीक्षा भवन में चाहे प्रश्न कितना भी घुमाकर पूछा जाए, वो गलत ना हो। राइट। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए देखिए, दो सबसे बुनियादी चीजें होती हैं। पहला, नीतियां बनाना, और दूसरा, उन नीतियों पर जमीनी स्तर पर काम करना। और यहीं पर प्रशासन, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात आती है। इन दोनों शब्दों को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। लेकिन इसको एक एनालॉजी से देखें तो क्या प्रशासन वो है जो नक्शा बनाता है कि मंजिल कहाँ है, और प्रबंधन वो है जो उस नक्शे पर गाड़ी चलाकर आखिरी बिंदु तक पहुंचाता है। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। मतलब इसको और गहराई से समझने के लिए हमें इनकी मूल प्रकृति को देखना होगा। प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो नीति निर्धारित कार्य यानी पॉलिसी मेकर की होती है। अच्छा, तो इनका मेन फोकस क्या होता है? प्रशासन का मुख्य फोकस इस बात पर होता है कि भविष्य के लक्ष्य क्या होंगे और क्या दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रशासन तय करता है कि इस साल स्कूल में 100 नए बच्चों का नामांकन होना चाहिए। राइट, एक टारगेट सेट कर दिया। हाँ, दूसरी तरफ प्रबंधन या मैनेजमेंट की प्रकृति कार्यकारी कार्य या एग्जीक्यूटिव एक्शन की होती है। प्रबंधन को उस लक्ष्य से मतलब तो है, लेकिन उसका मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो शिक्षक हो या स्कूल का बजट, एग्जैक्टली उनका दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करके उस नामांकन के लक्ष्य को हकीकत में कैसे बदला जाए, ये प्रबंधन का काम है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रशासन और प्रबंधन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधन की भूमिका सबसे अहम होती है। बिल्कुल सही। नीतियां कितनी भी आदर्श क्यों ना हो, बिना बेहतर प्रबंधन के उन्हें जमीन पर उतारना लगभग असंभव है। प्रबंधन ही वो कड़ी है जो नीतियों को परिणामों में बदलती है। एकदम सही दिशा में सोचा आपने। और यही कारण है कि इन दोनों के बीच का अंतर समझना परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्रशासन दिमाग है जो सोचता है, और प्रबंधन वो हाथ हैं जो उस सोच को आकार देते हैं। क्या बात है। अब यहाँ से एक नया सवाल बनता है। जब हमने नक्शा और गाड़ी चलाने की बात कर ही ली है, तो अगला कदम ये समझना है कि एक विद्यालय अपने विकास की योजना आखिर बनाता कैसे है, और उसके पास इस योजना को पूरा करने के लिए क्या साधन या रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, इस पूरी योजना बनाने की प्रक्रिया को संस्थागत नियोजन या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहा जाता है, और ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आइए, एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसके 4 मुख्य चक्र या स्टेप्स होते हैं। आइए इसको एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विद्यालय में बच्चे 8वीं कक्षा तक आते आते स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। राइट। तो पहला स्टेप है आवश्यकता की पहचान, या स्कूल को अपनी मूलभूत आवश्यकता पहचाननी होगी, जो इस केस में बच्चों का ठहराव या रिटेंशन बढ़ाना है। यानी सबसे पहले ये स्वीकार करना कि प्रॉब्लम क्या है और जरूरत क्या है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है संसाधनों का आकलन। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उपलब्ध या संभावित मानवीय और भौतिक संसाधन हमारे पास हैं। जैसे क्या स्कूल के पास ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकें? हाँ, या क्या कोई नया खेल का मैदान बनाया जा सकता है जिससे बच्चे आकर्षित हों। ये सब संसाधनों का पता लगाना इस दूसरे स्टेप में आता है। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप है कार्यक्रम निर्माण। इसमें विकास के लिए एक लक्ष्य आधारित योजना बनती है। जैसे कि हम तय करते हैं कि हर शनिवार को एक विशेष गतिविधि आयोजित की जाएगी। राइट, एक प्रॉपर प्लान बन गया। और आखिरी चौथा स्टेप है समय सीमा।
ये तय करना कि ये योजना छोटी अवधि की है, जैसे 3 महीने की, या लंबी अवधि की, जैसे 3 साल की। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संस्थाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाई गई विकास योजना ही संस्थागत नियोजन है। एकदम सटीक। संसाधनों की जब बात आती है तो ये विषय सच में और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, कुर्सी और मेज है। हाँ, भौतिक चीजों को ही लोग स्कूल मानते हैं। लेकिन यहाँ संसाधनों का वर्गीकरण दो बड़े हिस्सों में होता है। पहला है मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स, और इसमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे शिक्षक। जो कि सबसे जरूरी कड़ी है। बिल्कुल, शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता होते हैं, जो समाज को सही दिशा देते हैं। फिर आते हैं बच्चे। वो सिर्फ पढ़ने नहीं आते, बल्कि वो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के मुख्य लक्ष्य हैं। उनका नामांकन और ठहराव सर्वोपरि है। राइट। और तीसरा, जो सबसे अनोखा मानवीय संसाधन है, वो है समुदाय या कम्युनिटी। देखिए, समुदाय को एक संसाधन मानना शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सही कहा। लोग समुदाय को स्कूल से अलग मानते हैं, लेकिन हकीकत में समुदाय विद्यालय के विकास और कठिनाइयों को दूर करने में सीधा सहयोग देता है। जैसे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में मदद करना। हाँ, या स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और मानवीय संसाधनों के बाद आते हैं भौतिक संसाधन या फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। राइट। इसमें मुख्य कक्ष शामिल है, जैसे प्रधानाध्यापक कक्ष, कक्षाएं और स्टाफ रूम। इसके अलावा जरूरी सुविधाएं होती हैं, जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान, शौचालय और छात्रावास। और कुछ विशेष कक्ष भी होते हैं, जैसे विज्ञान कक्ष या भूगोल कक्ष, जहां बच्चे किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं। और देखिए, इन सभी भौतिक संसाधनों को खड़ा करने और मानवीय संसाधनों को संचालित करने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता होती है। और वो ईंधन है पैसा। बिल्कुल। यहीं से वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। बिना मजबूत वित्तीय प्रबंधन के सबसे अच्छी योजनाएं भी जमीन पर आते आते फेल हो सकती हैं। ये तो एक काफी लंबा और जटिल विषय लगता है। विद्यालय का बजट आखिर संचालित कैसे होता है? आय और व्यय का स्रोतानाम क्या है? इसे अगर हम बहुत सरल भाषा में समझें तो एक विद्यालय की आय या इनकम के 3 मुख्य स्रोत होते हैं। पहला, सरकारी अनुदान या गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ, मैक्सिमम फंडिंग वहीं से आती है। दूसरा, बच्चों से मिलने वाली ट्यूशन फीस। और तीसरा, समाज या अलग-अलग संस्थाओं से मिलने वाला दान यानी डोनेशंस। ये तो हो गया पैसा आने का रास्ता। अच्छा, और खर्च कहाँ होता है? अब बात करें व्यय यानी एक्सपेंडिचर की, तो पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा कर्मिक व्यय यानी शिक्षकों और स्टाफ की सैलरी पर जाता है। इसके बाद शिक्षण संसाधन खरीदने, भवन के रखरखाव और रोजमर्रा की परिचालन लागत, जैसे बिजली पानी के बिल वगैरह। एग्जैक्टली, ऑपरेशनल कॉस्ट पर व्यय होता है। और जहाँ सार्वजनिक पैसा होता है, मतलब पब्लिक मनी, वहाँ पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। एकदम सटीक बात। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए प्रमुख वित्तीय अधिलेख मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कैशबुक, जिसमें हर एक पैसे का लेन देन दर्ज होता है। राइट। फिर वेतन भुगतान रजिस्टर, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, जिसे फीस कलेक्शन कहते हैं, और मिड डे मील रजिस्टर। ये रिकॉर्ड सुनिश्चित करते हैं कि एक एक पैसे का सही जगह उपयोग हो रहा है। यहाँ शिवांश मिश्रा सर की स्लाइड के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिस पर परीक्षा में अक्सर लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। हाँ, कौन सा पॉइंट? वो है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग। ये धनराशि आती तो है, पर इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे हम SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। SMC का काम ही यही है कि वो जमीनी स्तर पर देखे कि इस धनराशि का स्कूल की सबसे बड़ी जरूरतों के लिए कैसे और कहाँ खर्च किया जाए। बिल्कुल। और इसके उपयोग के 5 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। पहला, अध्ययन सामग्री खरीदना, जिसमें आवश्यक स्टेशनरी, किताबें और समाचार पत्र शामिल हैं। दूसरा, कक्षा के उपकरण, जैसे नए ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, नक्शे, ग्लोब और दीवार घड़ी लगवाना। तीसरा क्षेत्र बहुत आवश्यक है, स्वच्छता, कूड़ादान, झाड़ू और कीटनाशक दवाओं का क्रय इसी अनुदान से होता है। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है सौंदर्यकरण, जिसमें स्कूल को एक बेहतर वातावरण देने के लिए गमले, फूलों की व्यवस्था और थोड़ी सजावट की जाती है। और 5वां क्षेत्र है रखरखाव, यानी टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत या नए फर्नीचर का क्रय। देखा जाए तो ये 5 क्षेत्र मिलकर एक आम कक्षा को एक बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट में बदल देते हैं। सही कहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो बजट और भवन मिलकर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा बनाते हैं, लेकिन एक विद्यालय तब तक सच में विद्यालय नहीं बनता
जब तक उसमें बच्चों और समाज को जोड़ने वाली समितियां और विभिन्न गतिविधियां ना हों। हाँ, ये समितियां एक स्कूल की आत्मा की तरह काम करती हैं, है ना? बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि ये समितियां आखिर जमीन पर क्या असर डालती हैं। सबसे पहले मीना मंच का जिक्र आता है। ये लड़कियों के लिए बनाया गया एक विशेष मंच है और परीक्षा के नजरिए से इसका उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें अपनी बात खुलकर बिना किसी डर के सबके सामने रखने का अवसर प्रदान करना है। क्योंकि इतिहास में बालिकाओं को आगे आने के या अपनी आवाज उठाने के मंच कम ही मिले हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण समिति है पीटीए, यानी अभिभावक शिक्षक संघ। इसका उद्देश्य केवल फॉर्मल मीटिंग करना नहीं है। तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। जब शिक्षक और माता-पिता आपस में चर्चा करते हैं तो विद्यालय और अभिभावक के बीच की दूरी कम होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि बच्चों का स्कूल में ठहराव बढ़ता है, वो जल्दी ड्रॉप आउट नहीं करते। सही कहा। एक तीसरी समिति है ग्राम शिक्षा समिति। इसकी संरचना पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। इसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं और सचिव विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है मुख्य रूप से? इनका मुख्य कार्य प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, उन पर नियंत्रण और भवन निर्माण की योजना बनाना होता है। करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। हाँ, अक्सर इन्हें पढ़ाई से अलग एक एक्स्ट्रा चीज मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाती हैं, क्योंकि इनसे बच्चे किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकली प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे खेलकूद को ही ले लीजिए। बिल्कुल, खेलकूद से सिर्फ पसीना नहीं निकलता, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक विकास होता है। साथ ही इससे उनके वृहत पेशिया कौशलों यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का विकास होता है। जैसे दौड़ना, कूदना और शरीर का संतुलन बनाना। राइट। और खेल के सिद्धांत को लेकर भी तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। खेल के प्रमुख सिद्धांत हैं समेकित और असमेकित, जिसे हम इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड कहते हैं। बच्चे के दिमाग के अलग हिस्से को विकसित करता है। और पढ़ाई को कक्षा से बाहर ले जाने का एक और बेहतरीन तरीका है शैक्षिक भ्रमण या एजुकेशनल टूर्स। बच्चों की फेवरेट चीज? हाँ, विज्ञान, इतिहास और भूगोल को सिर्फ किताबों में पढ़ना और किसी ऐतिहासिक किले या विज्ञान पार्क को सामने से देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शैक्षिक भ्रमण बच्चों को बुनियादी अनुभवों से जोड़ता है। और इसके बिना तो शिक्षा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। ये सब गतिविधियां, अलग-अलग कक्षाएं, इतने सारे शिक्षक और समितियां, अगर इन सबको संचालित करने का कोई आर्किटेक्ट ना होना तो स्कूल में केओस पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, सब गड़बड़ हो जाएगा। इन सभी चीजों को एक व्यवस्था में बांधने के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल और प्रमुख अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। समय सारणी सच में एक दिशा सूचक यंत्र है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि किस कक्षा में कौन सा विषय कब पढ़ाया जाएगा और कौन सा अध्यापक किस विषय को पढ़ाएगा। राइट। इससे समय की बर्बादी नहीं होती और पूरे विद्यालय का एक अनुशासन बना रहता है। और जो चीज आज हुई है उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ही अभिलेख या रिकॉर्ड्स का काम है। अभिलेख की परिभाषा ही यही है कि ये अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी का दस्तावेज होता है। इसमें एक सबसे खास रिकॉर्ड होता है संचयिक अभिलेख, जिसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इसको हम एक छात्र की एकेडमिक डीएनए रिपोर्ट मान सकते हैं। ये बहुत अच्छा टर्म यूज किया आपने, एकेडमिक डीएनए। हाँ, क्योंकि ये छात्र का स्थायी इतिहास होता है, जिसमें उसकी उपस्थिति, स्वास्थ्य का विवरण और परीक्षा के अंक शामिल होते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर कोई बच्चा अचानक पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो उसका संचयी अभिलेख देखकर शिक्षक समझ सकता है कि क्या कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या तो इसका कारण नहीं है। एग्जैक्टली। इसके अतिरिक्त शिक्षक पंजिकाएं भी होती हैं, जिनमें उपस्थिति, वेतन, सेवा पुस्तिका और पत्र व्यवहार रजिस्टर आते हैं। तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक विद्यालय अपने आप में एक पूरी दुनिया जरूर लगता है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत बड़े शैक्षिक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सही बात है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने संस्थागत पदानुक्रम यानी इंस्टीट्यूशनल हायरार्की को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 स्टेप्स में समझाया है। आइए इस चेन ऑफ कमांड को समझते हैं। ये पदानुक्रम दरअसल समस्याओं को सुलझाने और नीतियों को लागू करने का एक सिस्टमैटिक जरिया है। स्टेप 1 पर आता है न्याय पंचायत स्तर। यहाँ एनपीआरसी कार्यरत होता है और इसके प्रमुख अधिकारी संकुल प्रभारी होते हैं। तो अगर स्कूल लेवल पर कोई मुद्दा हल नहीं होता तो वो यहाँ आता है। बिल्कुल। इसके बाद स्टेप 2 पर आता है ब्लॉक स्तर, जहाँ बीआरसी यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर सभी शैक्षिक गतिविधियों को देखता है और शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। अच्छा। और फिर सबसे ऊपर स्टेप 3 पर आता है जिला स्तर। यहाँ डाइट स्थित होता है, जिसकी स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी।
जिला स्तर पर मुख्य अधिकारी बीएसए यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। और इनके अधीन जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। राइट। इस पदानुक्रम के बाद बात आती है राज्य स्तरीय संस्थानों की। ये वो जगह है जहां से सीधे परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान आखिर कहाँ स्थित है। ये फैक्ट्स याद रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो लखनऊ में 3 मुख्य संस्थान हैं: एससीईआरटी का कार्यालय, राज्य परियोजना कार्यालय और राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान। उसके बाद वाराणसी चलते हैं जहां राज्य हिंदी संस्थान स्थित है, जो हिंदी भाषा के शोध और प्रसार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। फिर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसका महत्व शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अलग है। हाँ, वहाँ तो कई संस्थान हैं। बिल्कुल। यहाँ राज्य शिक्षा संस्थान, आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान यानी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित हैं। इन सब के अलावा प्रयागराज में 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहला है मनोविज्ञान शाला। मनोविज्ञान शाला पर थोड़ा रुकते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। परीक्षार्थी अक्सर पूछते हैं कि शिक्षा विभाग में आखिर एक अलग मनोविज्ञान शाला की क्या जरूरत है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र के मन में उठ रहे सवालों और उनकी उलझनों को समझना है। इसका मुख्य कार्य शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यावसायिक निर्देशन देना है। मतलब उनकी काउंसलिंग करना। हाँ, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, वो किस दिशा में बेहतर कर सकता है, ये सब मनोविज्ञान से तय होता है। इस संस्थान की एक और खासियत ये है कि ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे हम NTSC कहते हैं, उसका आयोजन और शोध कार्य करता है। बहुत बढ़िया। और दूसरा प्रमुख संस्थान कौन सा है वहाँ? दूसरा है SIAMT। इसका फुल फॉर्म है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका गठन 2004 में एक स्वायत्त या ऑटोनोमस संस्थान के रूप में हुआ था। इसका मुख्य कार्य शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाना, प्रबंधन करना और शिक्षकों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इन सभी बड़े संस्थानों और नीतियों के अलावा एक विद्यालय के पास अपने रोजमर्रा के डर और चुनौतियां भी होती हैं। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम विद्यालय की सुरक्षा, उसमें सुधार और परीक्षा में सीधे आने वाले कुछ रैपिड फायर तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट की। इसका सीधा सा मतलब है आने वाली किसी भी विध्वंसकारी घटना, जैसे भूकंप, बाढ़ या सुनामी से होने वाली जान माल की हानि को कम करना। इसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। एग्जैक्टली। आने वाली आपदा से बचाव के लिए पहले से ही मॉक ड्रिल और तैयारी करना जरूरी है। प्री प्लानिंग ही यहाँ पर सब कुछ है। सुरक्षा के बाद बात आती है सुधार की, और इसके लिए पर्यवेक्षण या सुपरविजन काम आता है। पर एक बात ध्यान रखें, आधुनिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मतलब इंस्पेक्टर की तरह कमियां निकालना या डराना नहीं है। ये पुरानी सोच थी। हाँ, आजकल ये स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की विशिष्ट शक्तियों और उनके विकास के क्षेत्रों के अनुसार सीखने के नए अवसर तैयार करना है। संस्थान में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को निर्देश नहीं, बल्कि नेतृत्व या लीडरशिप प्रदान करना ही असल पर्यवेक्षण कहलाता है। बिल्कुल सही कहा। और अब परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाने वाले एग्जाम फैक्ट्स की बारी है। ये वो तथ्य हैं जिन्हें टू द पॉइंट याद रखना जरूरी है। पहला फैक्ट, NCERT का गठन कब हुआ था? तो देखिए, NCERT का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा फैक्ट नोट करें, उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ये तिथि आप लोग याद रखें, 17 अगस्त 1972। इसके अलावा एक फुल फॉर्म जो इस मॉड्यूल में विशेष रूप से दिया गया है वो है NPRC। परीक्षा की दृष्टि से इसे इसी रूप में याद रखें, नेशनल पर्सनल रिकॉर्ड सेंटर, USA। ये तथ्य बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत किया गया है जैसा डॉक्यूमेंट में दर्ज है। कुछ और तथ्यात्मक प्रश्न पुस्तकों से जुड़े होते हैं, जैसे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों के नाम क्या है? तो उनके नाम है रेनबो, कलरव और गिनतारा। और आज की चर्चा का आखिरी महत्वपूर्ण फैक्ट है लर्निंग कॉर्नर। ये स्कूल में सीखने का वो विशेष कोना होता है जहां बैठकर बालक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां स्वयं करता है। ये उसे आजादी से एक्सप्लोर करने का पूरा मौका देता है। तो यहाँ पर हमारा राजन सीरीज अति लघु उत्तरीय पार्ट 1 पूरी तरह से समाप्त होता है। हमने प्रशासन के नक्शे से लेकर प्रबंधन की गाड़ी, बजट का ईंधन और समितियों के सफर को बहुत बारीकी से समझा है। बिल्कुल। परीक्षा में सफलता की एक ही कुंजी होती है और वो है लगातार रिवीजन। इस पूरी क्लास और इसके PDF को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, ताकि परीक्षा में बैठने वाले किसी भी छात्र का एक भी प्रश्न गलत ना हो। और जाते जाते एक विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर प्रशासन वो नक्शा है जो हमें राह दिखाता है और प्रबंधन वो गाड़ी है जो हमें मंजिल तक ले जाती है,
तो क्या होगा अगर नक्शा बनाने वाले और गाड़ी चलाने वाले कभी आपस में बात ही ना करें? बड़ा ही गहरा सवाल है ये। शायद हमारे शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही कम्युनिकेशन गैप है, जिसे आगे चलकर सिर्फ एक बेहतर प्रबंधन ही भर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।